Hello everyone, welcome to True Eyes and PCS. Good evening Shreya. अफगान इंटरलूड सुर इंटररेग्नम या फिर शेर शाह सूरी का आगमन होना और बाबर का नहीं हुमायूं का 15 साल के लिए लुप्त हो जाना। कब से कब तक? 1540 टू 1555। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद है ना आप लोगों को? कहाँ गया 15 साल का इसका? ये 1540 टू 1555, बिकमिंग एन एक्साइल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ठीक है, और कौन से युद्ध में आ रहा था? सबसे पहले बैटल ऑफ चौसा 1539 जो कि बक्सर के पास लड़ा गया था, फिर बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज जो कि यूपी में लड़ा गया था 1540 में। 1540 के बाद इसको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा था। और आप क्या कह सकते हो, मुगल एम्पायर अभी कौन से दो रूलर्स के ऊपर बेस्ड होकर रह गया था और उसका इतिहास मिट गया था? बाबर एंड हुमायूं। इकलौता ऐसा एम्पायर है, इकलौता ऐसा एम्पायर है दुनिया के इतिहास में जब एम्पायर ध्वस्त हो गया है, एम्पायर खत्म हो गया ना यहां पर बैटल ऑफ चौसा, ये बैटल ऑफ कन्नौज के बाद खत्म ना। 15 साल बहुत होते हैं, कभी किसी ने सोचा था दोबारा रिवाइवल होगा? बात पता क्या थी? मुगल्स में, मुगल फोर्सेस में जो कमांडर्स थे ना, जो नोबल्स थे, एक से एक बेहतरीन थे। बेहतरीन इन द सेंस, मैं उनकी ताकत की या फिर उनकी स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उनके नेचर की। बेहतरीन थे इन टर्म्स ऑफ उनको ना अपनी पावर, अपनी सत्ता से ज्यादा मुगल एम्पायर का बैनर ज्यादा पसंद था। जैसे मुझे एक बात बताओ, हुमायूं ने अपने भाई से मदद मांगी थी, तीनों भाइयों से। एक भाई तो भाग गया था सेंट्रल एशिया दोबारा, है ना। बाकी दो भाइयों ने डटकर सामना कर रहा था युद्ध में, रणभूमि में, कि भाई चल मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से हम हैं, आपने हमें जो टेरिटरीज बांटी हैं, आप चाहते तो हमारे पिताजी बाबर के बाद आप सब कुछ खुद रख सकते थे, लेकिन आपने हमारी खानदानी परंपरा को देखो मेंटेन करके रखा। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में शायनी कि इनकी खानदान की परंपरा होती थी कि जो सबसे बड़ा भाई होगा अगर वो सत्ता पे आता है, अपने छोटे भाइयों में सारी की सारी प्रॉपर्टी को बांटेगा बाप की। ये तिमुर की साइड से एक ये वो था। अब पता है इनका नेचर या इनका रवैया इतना अच्छा क्यों था? बिकॉज ये अफगान नहीं थे, इनकी फैमिली ही अलग है, और इनकी फैमिली में ना रीति रिवाज, परंपरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज्यादा कदर है। और हुमायूं, ये वाली बात भी याद रखना, हुमायूं जब ईरान जाता है, अच्छा खानदानी अगर इनके खानदान को देखो तो खानदानी तौर पर ये क्या थे, शिया या सुन्नी? शिया, शिया थे। लेकिन जब ये ईरान जाते हैं, हुमायूं जब ईरान जाता है तब वो उससे क्या डिमांड करता है? मुगल जो थे वो सुन्नी थे, और जो ईरान का जो राजा होता है, जो सफाविद राजा होता है, वो उसको क्या बोलता है कि तुम शिया फेत अपना लो। अब वैसे यहां पर मैं कोई चीज क्लेम नहीं करना चाहता, मैं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये एक तरीके से इतिहास को पढ़ने वाले, इस्लाम का इतिहास पढ़ने वाले, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ने वाले और इस्लामिक ग्रुप्स को देखने वाले एक्सपर्ट्स एक चीज क्लेम करते हैं, दुनिया में ज्यादा कट्टर मुसलमान जो होते हैं वो शिया ग्रुप के होते हैं, नॉट सुन्नी। जानते हो जैसे इस बात को? ये एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये है ना। शिया आज से ज्यादा कट्टर होते हैं, सुन्नी नहीं होते। अच्छा मुझे एक बात बताओ जैद, अगर ये नॉलेज रखते हो इन सबको, फ्रैंक तरीके से एक बात बताओ, ये जो ग्रुप्स हैं, अलकायदा, ISIS, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, शिया या सुन्नी? शिया। रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने, मतलब मैं कह रहा हूं दुनिया में रिजल्ट आपके सामने कट्टरपन का।
शिया की ना एक्चुअली पॉपुलेशन कम है दुनिया में, इसलिए उनको इनसिक्योरिटी फील होती है। इस्लामिक एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं, या जो भी मतलब इस्लामिक स्टडीज जो करते हैं वो हमें ये बताते हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, और जिसकी पॉपुलेशन कम होती है और जो इनसिक्योर होता है अपनी जनसंख्या को लेकर, तो वो कट्टरता के रास्ते पर आ जाता है। बात यह है, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो मुस्लिम कंट्री हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही आपको ग्रुप देखने को मिले। छोटा ग्रुप हो, ज्यादा बड़ा ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान में या फिर एशिया में ज्यादातर कौन से मुसलमान होते हैं? सुन्नी होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मुसलमान ग्रुप होता है जो चाइना में पाया जाता है, और चाइना की हुकूमत से वो नफरत करता है क्योंकि चाइना की सरकार उनको लिबर्टी या उनके धर्म के आधार पर उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करने का आरोप है चाइना की सरकार के ऊपर। मुझे बताओ जरा कौन से मुसलमान होते हैं वो? उइगुर मुस्लिम्स। वेरी गुड, उइगुर मुस्लिम्स। जी, ये उइगुर मुस्लिम्स हैं चाइना के अंदर। अब ऑब्वियसली पता, अगर चाइना में ये है, ये ग्रुप है, तो ये माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द सुर डायनेस्टी। अच्छा, इसका कार्यकाल देख लो, वही जो 15 साल है, 1540 टू 1555। एंड शेर शाह सूरी की अगर हम लोग बात करें, मतलब ये सुर एम्पायर की बात हो रही है यहाँ पर, और शेर शाह सूरी 1486 टू 1545, ठीक है। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द सुर डायनेस्टी और ऑल्सो द सेकेंड अफगान एम्पायर आफ्टर द लोदीज, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करो, दिल्ली सल्तनत तो ध्वस्त हो गई थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत को हटाकर अगर आप अफगान एम्पायर पे फोकस करो, तो लोदीज के खत्म होने के बाद, लोदी आखिरी लोदी कौन? इब्राहिम लोदी। उसके खत्म होने के बाद आपको पता ना, हिंदुस्तान में बिहार, यूपी वगैरह में अफगान जो थे वो फिर भी तंग कर रहे थे, और बाबर के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने यहां पर पढ़ा भी था, यूपी, बिहार, हाँ हाँ सुनो तो, यूपी, बिहार और बंगाल, यहाँ पर अफगान जो थे वो यहाँ पर रह रहे थे, और शुरुआती दिनों से ही बाबर को डर लगता रहता था कि दोबारा ये ग्रुपिंग ना बना ले। डर इन द सेंस, उसको लड़ाई से दिक्कत नहीं थी, लेकिन वॉर वगैरह फाइनेंस करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। और हुमायूं के टाइम पर तो आपने देखा ही था, सबसे बड़ी दिक्कत ये देखो, फाइनेंसेस वर प्रिकेरियस, ना के बराबर, ना मात्र के बराबर रह गए थे पैसा तिजोरियों में, सरकारी तिजोरी में, ठीक है। तो हुज ओरिजिनल नेम वॉज फरीद। ही वॉज द सन ऑफ हसन खान, जो कि एक जागीरदार था ऑफ ससाराम का, इन साउथ बिहार जौनपुर रीजन में। बाद में फरीद जो है, यानी कि ये शेरशाह सूरी की बात हो रही है, फरीद जो है, ही सर्व अंडर द अफगान गवर्नर ऑफ बिहार। कौन था उस टाइम पर गवर्नर? बहार खान लोहानी। इसी बहार खान लोहानी ने इसको टाइटल दिया था शेर खान का, अपनी ब्रेवरी के लिए, क्योंकि इसने बहार खान लोहानी के सामने एक टाइगर को मार गिराया था अकेले। अब शेर खान शेर शाह कब बनता है, यह भी बात इंपॉर्टेंट है। इन विच बैटल? चौसा या फिर कन्नौज? चौसा के अंदर, याद है? ये देखो, शेर खान एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शेर शाह। मतलब देख रहे हो, छोटा सा एक नुमाइंदा है, किसी के नीचे काम कर रहा है, और वो भी एक अफगान गवर्नर है। गवर्नर तो बहुत छोटी पोस्ट है उस टाइम पर, बिहार के गवर्नर के नीचे काम कर रहा है, लेकिन इरादे रखता है सुल्तान बनने के। इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहना, बहुत बेहतरीन, जो कि मॉडल भी बना किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, अकबर का, आगे चलकर। अब अकबर में अगर टॉलरेंस नहीं है, तो मुझे क्या पता होगा शरिया, अगर हम अगर कल को मान लो कि ये एक स्टेटमेंट दे दें कि अकबर के अंदर टॉलरेंस नहीं है, वैसे तो इस बात पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अकबर का पूरा बचपन खराब कर दिया ना इस हरामजादे ने, है ना, बाप से जुदा कर दिया,
बाप जब आया 1 साल ही तो रह पाया। बाप भी महान है, आते ही उसको पढ़ने का शौक है, यूपीएससी तैयारी करूंगा, लाइब्रेरी से गिर के मर गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया। अब अकबर का तो बचपन ही खराब हो गया। अभी जब अकबर के कंटेक्स्ट में अभी मैं आऊंगा, मैं आपको पूरी जोधा अकबर दिखाऊंगा। अभी मैं बहुत सारे सीन्स दिखाऊंगा अभी मैं उस मूवी से, जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की है। तो लेकिन फिर भी जैसा कि मैं आपसे जो बोल रहा हूं कि उसके अंदर अगर टॉलरेंस नहीं होती तो फिर वो शेरशाह सूरी का वैसे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको वैसे उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था अकबर को, लेकिन फिर भी वो करता है। ये चीज क्या दिखाता है अकबर के बारे में कि देखो अगर किसी से भी, दुश्मन से भी अगर कोई अच्छी चीज सीखने को मिल रही है तो वो अपना लेनी चाहिए, राइट। अब इसी चीज को, अकबर के इस रवैये को आप बिल्कुल यहां पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, यहां पर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एक मिनट रुकना बस जरा, ये वाला 2017 का क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव। अब अकबर में टॉलरेंस नहीं है तो क्या है बताओ? इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, बट इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एट इंपॉर्टेंट पार्ट एट द प्रेजेंट। इलैबोरेट। अब ये भी तो जब मुगल शासन यहां पर चल रहा है, शेरशाह सूरी का शासन चल रहा है, हम उसको हिंदुस्तान की ही तो सोसाइटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ? आगे ना, बिल्कुल। तो ऐसी चीजों को सोचा करो, तभी मैं आपसे बोलता हूं कि हिस्ट्री को, किसी भी सब्जेक्ट को यार कहानी की फॉर्म में पढ़ो। उसमें वक्त लगेगा लेकिन आपके दिमाग में वो चीज ना फीड बहुत महीनों तक रहेगी। आगे बात करते हैं। शेरशाह जो था, ही वेरी इफेक्टिवली मैनेज द जागीर ऑफ हिज फादर। बाप कौन? हसन खान, जिसको जागीरदारी मिली थी सदर्न बिहार में, यानी कि वफादार होगा बिहार के गवर्नर का, है ना। और बिहार का गवर्नर कौन था? बहर खान लोहानी। पहले उसने बाप को रखा गवर्नर बनाकर, जागीरदारी दी उसको हसन खान को, और बाद में गवर्नर बना के नहीं रखा, जागीरदार बनाकर रखा, और बाद में बेटे को, शेर खान को, ठीक है। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड ग्रेट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। इसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इंक्रीज होता है। देखो शेर खान लोहानी की नजरों में तो बढ़ ही गया है उसके सामने टाइगर को मारकर, है ना। एंड ही डिफीटेड सुल्तान महमूद शाह ऑफ बंगाल इन बैटल ऑफ सूरजगढ़, एंड ही इमर्जेस द मोस्ट पावरफुल अफगान मिलिट्री कमांडर इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस। अब इसका सपना था मैं अफगान की खोई हुई प्रेस्टीज को वापस लाकर दूंगा। तो मुझे आप में से कोई बताओ अफगान फोर्सेस की या अफगान रूलर्स की प्रेस्टीज रिसेंटली, अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे तो कहां पर खोती हुई दिखती है हमें, कब खो गई? हाँ, तो कब खो गई? दिल्ली सल्तनत के टाइम पर खो गई। जैसी, हाँ, जैसे ही दिल्ली सल्तनत जो है ध्वस्त हुआ, उसके साथ ही अफगान प्रेस्टीज भी ध्वस्त हो गई, है ना। एंड प्रोमिनेंट इवेंट कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत यार। इब्राहिम लोदी खत्म, सल्तनत खत्म। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इन्हीं करतूतों की वजह से जो ये बड़े बड़े ख्वाब रखता था, दिस ब्रॉट हिम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्परर हुमायूं। और याद है इसने डिमांड करा था कि मुझे बंगाल रख लेने दो, मैं तुम्हें इतना इतना पैसा पहुंचा दिया करूंगा, सब कुछ दे दिया करूंगा। हुमायूं ने नहीं मानी। उसके बाद हुमायूं ने उसको छोटा आदमी समझ लिया। जैसे ही चौसा के बैटलफील्ड में पहुंचता है हुमायूं, 1 सेकंड में हार गया। मतलब समझ जाओ, मतलब 1 सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पर, फटाफट से हार गया। शेर खान को या शेर शाह सूरी को ज्यादा मुशक्कत मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखो इसने बोला क्या था, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, शेर खान जो है, ही बिकेम द अनक्वेश्चन मास्टर ऑफ बिहार, ठीक है। तो आफ्टर इक्विपिंग अ न्यू आर्मी, हुमायूं मार्च अगेंस्ट शेर खान
एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स बाय द मास्टर गनर रूमी खान, हुमायूं को 6 महीने लग गए थे चुनार किले को घेराबंदी करने के लिए, चुनार किले की घेराबंदी करने के लिए। शेर खान जो है, ही कैप्चर्ड द पावरफुल फोर्ट ऑफ रोहतास बाय ट्रेचरी, जहां पर उसने अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ था। एंड ही इन्वेटेड बंगाल एंड कैप्चर्ड गोवा एट्स कैपिटल, यानी कि बंगाल को अपना अड्डा बना लिया उसने। उसके बाद हुमायूं को एक दस्तावेज भेजा, एक रिक्वेस्ट भेजी कि वो बिहार को दे देगा वापस, आप रख लो, कोई बात नहीं, शहनशाह आलम आप बिहार रख लो, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बिहार दे रहा हूं और हर साल 10 लाख दिनार दिया करूंगा, बस मुझे बंगाल रख लेने दो। हुमायूं की बात भी काफी हद तक सही थी कि क्यों रख लेने दो भाई बंगाल, बंगाल एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां से इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन ट्रेड जो है वो हो सकती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, है ना। तो दोनों की भिड़प होती है। उसने तो ऑफर दिया था, हुमायूं को लगा डर जाएगा, नहीं डरा, वो तो हुमायूं को बल्कि बुला लेता है, आ जाओ लड़ लेते हैं, देख लेते हैं। एक साल हुआ बैटल ऑफ चौसा, पहले साल हुआ बैटल ऑफ चौसा 1539, अगले साल ही बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों बैटल में कौन हारता है, विन विन सिचुएशन में कौन रहता है, हुमायूं हारता है और शेरशाह सूरी विन विन सिचुएशन में रहता है। ठीक है, तो यही चीज आपको बताई जा रही है। दिस ब्रॉट हिम कन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्परर हुमायूं एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शेरशाह, जब इसने हुमायूं को हराया था इन द बैटल ऑफ चौसा, और इसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा डिक्लेयर कर दिया था। इसने हुमायूं को फिर से हराया 1539 के अलावा 1540 में इसने इसको फिर से हराया इन द बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, दूसरा नाम भी आपको यहां पर आ सकता है, बैटल ऑफ बेलग्राम। एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। इससे पहले याद है शहनशाह हिंदुस्तान बाबर ने अपने आप को क्लेम करा था इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब ये बोलता है शहनशाह हिंदुस्तान मैं हूं, और ये उस टाइम पर कितने साल का था, ये 54 ईयर्स का। शेर शाह ने खदेड़ के फेंका हुमायूं को, उसका वो पीछा करते रहा जब तक वो सिंध के रास्ते से नॉर्थ वेस्ट इलाके की तरफ नहीं निकल गया। हुमायूं को हिंदुस्तान की धरती से खदेड़ फेंकने के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना स्टार्ट करा उत्तर भारत में और ईस्टर्न इंडिया में। ही डिफीटेड एंड कॉन्कर्ड द मालवा रीजन सेंट्रल इंडिया में 1542 सी में। उसके बाद चंदेरी, अगेन ये सेंट्रल इंडिया का मध्य प्रदेश का ही पार्ट है, राजस्थान के अंदर ही लेड सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट मारवाड़ रीजन, रणथंबोर रीजन, नगौर रीजन, अजमेर रीजन, जोधपुर किंगडम एंड बीकानेर किंगडम। अजमेर का जो राजा था मालदेव, इसने उसको हराया था इन द फेमस बैटल ऑफ समेल अराउंड अजमेर इन 1544 सी। जो अफगान्स बंगाल के अंदर रेबिलियस हो रहे थे, जो ज्यादा मतलब इसकी कहना नहीं मान रहे थे या फिर इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, तो ही डिफीटेड रेबिलियस अफगान्स इन बंगाल एंड बाय 1545 सी he had established himself as the supreme ruler from Sindh and Punjab to the whole of Rajputana in the west and Bengal in the east. कर लिया अपना एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन हुमायूं को खदेड़ फेंकने के बाद, और देख रहे हो कितनी जल्दबाजी के साथ। ठीक है, इसका जो लास्ट कैंपेन था इट वॉज अगेंस्ट कलिंजार बुंदेलखंड, जिसमें सक्सीड तो हुआ था बट ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। बगल में तोप रखी हुई थी, ये उसके बगल में खड़ा हुआ था, इसके बगल में चल रही थी तोपें, इसी की तरफ फट गई थी वो। 1545 सी की बात है। शेर शाह हालांकि एक सच्चा मुसलमान ये था, लेकिन फिर भी ही अडॉप्टेड अ टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। अब ना देखो, आपने इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख ली, अब जो जो शेरशाह सूरी के बारे में जो तारीफें होती रहेंगी, तो शाइनी सुगंधा उसको देखने की कोशिश करना श्रेया,
वही जाकर किसकी नींव बनेगी, किसका एटीट्यूड, किसका नेचर बनेगा, अकबर का। तो आप चाहे कान यहां से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, बात एक ही रहेगी आपके लिए। आप शेरशाह के थ्रू अकबर को देखने की कोशिश कर लो, अकबर के थ्रू शेरशाह को देखने की कोशिश कर लो, बात एक ही है। अब जो बातें मैं बताऊंगा आपको 90% 95% बातें वो अकबर के एटीट्यूड, उसके रवैये, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी। शेर शाह एक सच्चा मुसलमान था, पायस मुस्लिम उसको कहते हैं, एक सच्चे मुसलमान को जो 5 टाइम की नमाज करता है। अगर कोई मुसलमान 5 टाइम की नमाज करता है तो ऐसा हो सकता है कि वो कल को कट्टर हो जाए, सिर्फ वो मुसलमान धर्म के अलावा किसी और धर्म को ना माने। लेकिन शेरशाह सूरी के केस में ऐसा नहीं था, इसलिए तो लिखा हुआ यहां पर इवन दो ही वॉज अ पायस मुस्लिम, सच्चा मुसलमान था, लेकिन ही अडॉप्टेड अ टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। इसने हिंदूज को एम्प्लॉय कर रखा था इन इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर। उसके बाद ये सपोर्ट भी देता था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। एंड ही बिल्ट अ न्यू सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना नियर दिल्ली। इसने पुरानी दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है चांदनी चौक के पास, वो बिल्ड करवाया। शेर मंडल, एक ऑक्टागोनल बिल्डिंग इनसाइड द पुराना किला कॉम्प्लेक्स, विच लेटर सर्व्ड एज द लाइब्रेरी ऑफ हुमायूं, जिससे वो गिरकर मर गया था। एंड हिज ओन मुसोलियम एट ससारम विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अच्छा, मुसोलियम क्या होता है? मुसोलियम क्या होता है? मकबरा। तो जीते जी क्यों बनवा रहा अपना मकबरा? शौक है भाई कि हमें यहां पर दफनाना। मैंने आपको एक ट्रेडिशन बताया था, याद होगा आपको, अभी कुछ चैप्टर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। सब्जेक्ट मुझे नहीं पता, मैं यहीं पर बता रहा था आपको, ये स्टडी IQ की बुक में मैंने WWE फाइटर्स के बारे में आपको एक ट्रेडिशन बताया था ना, गोल्ड कॉफिन में दफन करते हैं वो लोग सारे के सारे। हाँ, मैं कुछ बता रहा था आपको, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा था ना आपको कि वहाँ पर एक ट्रेडिशन है। तो इसका शौक था भाई कि शान से जिए शान से मरेंगे। तो मुसोलियम मतलब एक टॉम भी है, इसका मतलब एक मकबरा इसने पहले ही बनवा लिया था। तो चलो एक बार इन स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं जरा। पुराना किला, पुराना किला तो सच में अब काफी पुराना हो चुका है ये, ठीक है। चलिए, यही वो जगह है राजू रानी वाली, शेर मंडल। यानी कि हुमायूं जहां से गिर के मरा, तो ये हुमायूं ने नहीं बनवाया था। हमारे सामने एक नया फैक्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, याद रखना कि ये लाइब्रेरी से भले ये हुमायूं गिरा था, लेकिन ये बनवाकर किसने दिया था स्ट्रक्चर? ये शेरशाह सूरी ने। तो ऑब्वियस ही बात है, आत्मा भटक रही होगी, शेरा धक्का दे दिया। एंड ऑक्टागनल बिल्डिंग, अच्छा ऑक्टागनल बिल्डिंग है तो मैं आपको अच्छा, ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है? हाँ भाई, मैथ्स ऑनर्स जैद, कितनी साइड होती है ऑक्टागन में? देखो सब कमीने बोले, ये थप्पड़ मारो अपने अपने। कैसे तुम ये बात सच जानते हो कि ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? इसका एरियल भी दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर से नहीं, ऐसा आ नहीं रहा। चलो ठीक है, समझ रहे। देखो ये ऐसे करके ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 8 साइड है, ठीक है यहाँ पर। और ये पुराना किला कॉम्प्लेक्स के अंदर है, पुराना किला। अरे अरे, ये मतलब यहाँ पर अभी है, हुमायूं जब लौट कर आया तो वो यही लाइब्रेरी उसने बना ली थी इसको अपनी। हुमायूं लौट के भी तो आएगा तो
हाँ, इसका यूज करा, इसकी आत्मा भटक रही थी वहां पर, उसने हुमायूं को धक्का दे दिया। हाँ, नहीं, नोट्स में लिख लेना, आत्मा भटक रही थी और आत्मा पुष्ट हुमायूं। ठीक है, ये है। ठीक है, क्लियर है ना, ये इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है शेयर मंडल वाली बात में। हुमायूं ने उसको अपनी लाइब्रेरी बना लिया। इसमें लिखा हुआ विच लेटर सर्व्ड एज द लाइब्रेरी ऑफ हुमायूं, और अपना खुद का मुसोलियम। पहले आप ये देखो, इंप्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग अ टॉम और अ ग्रुप ऑफ टॉम्स। ठीक है, समाधि, मकबरा। ओके, टॉम भी होता है, तो क्या है इसका, एट ससाराम। ये बनवा कर गया था। ये बिहार में। ठीक है, सैंडस्टोन यूज हुआ है इसके अंदर। जीते सिंह ने बनवा दिया था कि मुझे मरने के बाद यहां पर दफनाना। which is considered as one of the masterpieces of Indian architecture. He also built the रोहतास फोर्ट, जो कि अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पाकिस्तान में, लेकिन ये और इसका एरियल व्यू देख रहे हो, ये इंप्रेसिव स्ट्रक्चर देख रहे हो पूरा, कहां से कहां तक फैला हुआ है। अब यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर भी काम आ सकता है ना, अगर वॉरफेयर वगैरह लड़ना हो तो। और स्पेसेस भी हैं, कैनन्स वगैरह का भी यूज करा जा सकता है। और अब कैनन्स का यूज ना थोड़ा सा कम भी हो गया था, मतलब जब तक ग्राउंड पे बैटल फील्ड नहीं हो रहा ना, बैटल नहीं हो रहा, जब तक बैटल फील्ड ग्राउंड पे नहीं बन रही है, ऊपर से कैनन्स वगैरह की जरूरत ही नहीं है। क्यों, गन पाउडर अब है तो अच्छा खासा, बंदूकों की जब नॉलेज है तो फिर तोपे क्यों छोड़नी है, अनटिल अनलेस बहुत बड़ी आर्मी नहीं चली आ रही हो किसी की। एंड मैनी स्ट्रक्चर्स इन द रोहतसगढ़ फोर्ट इन बिहार ऑल्सो, एंड द शेरशाह सूरी मस्जिद इन पटना। ये देखो, शेरशाह सूरी मस्जिद इन पटना बिहार। ठीक है, ही बिल्ड अ न्यू सिटी भेरा ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान। यानी कि देख रहे हो कहां बिहार है कहां पाकिस्तान है, तो यानी कि टेरिटोरियल एक्सटेंट एम्पायर का काफी अच्छा बना लिया था इसने अपना, है ना। कुछ कुछ चीजें देख रहे हो, पाकिस्तान में बनवा रहा है, कुछ बिहार साइड बनवा रहा है, बहुत गैप है दोनों एरियाज के बीच में। ये काम करा इसने 1545 में। एंड इनसाइड द सिटी ही बिल्ट द हिस्टोरिकल ग्रैंड शेरशाह सूरी मस्जिद। शेरशाह ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड लर्नड मैन मलिक मोहम्मद जैसी। ही कंप्लीटेड हिज पद्मावत ड्यूरिंग हिज रेन। आ गया भी नाम पूरा, बच्चे बोर्ड में क्या लिख कर आ रहे हैं संजय लीला बंसाली। फेमस हिस्टोरियन अब्बास खान सरवानी, ही रोड द तारीख ए शेरशाही ड्यूरिंग हिज टाइम। जब भी ये कोई हिस्टोरियंस ऐसे ये तारीख वर्ड यूज करते थे ना, मैं आपको आगे चलकर अभी बताऊंगा, ये ना
हिस्ट्री होती है इनके खानदान की पूरी। तो एक्चुअली जो ऐसे हिस्टोरियंस जो कि किताब पूरी की पूरी खानदानी हिस्ट्री लिखें, उनको हिस्टोरियंस ना बोलकर एक नाम से और नवाजा जाता है, क्रॉनिकलर। अगर आपको याद हो, मैंने क्लास 12 में ये वाली बात थीम 2 में क्लियर करी हुई है आपको। होते हिस्टोरियन ही है, लेकिन जो खानदानी हिस्ट्री या फिर आपकी हिस्ट्री की आपके पूरे टाइमलाइन को मेंशन कर रहे हैं, उस जीवन काल में आपके सारे इवेंट्स को मेंशन कर रहे हैं, तो वो क्रॉनिकलर है। इसका बेटा इसे सक्सीड करता है फिर उसके बाद, इस्लाम शाह, जिसका नाम था जलाल खान, who had to face a number of conflicts with his brother आदिल खान एंड बड़े सारे अफगान नोबल्स। यानी कि अपने पोजीशन को अच्छे से कंसोलिडेट नहीं कर सका जैसा कि शेरशाह सूरी कर रहा था। तो ही डाइड, इस्लाम शाह, ही डाइड इन 1553 सी एंड अफगान एम्पायर वॉज सब्सटेंशियली वीकेंड। इस टाइम पर हुमायूं कहां था? ईरान में था। और कितने टाइम के लिए उसको भागना पड़ा था? 1540 टू 1555, है ना। अब 1555 पास आने वाला है। और याद है हमने हुमायूं के एक चीज में चीज पढ़ी थी हमने उसके कंटेक्स्ट में कि ये देखो, हुमायूं सॉट शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ इरानियन किंग हु फोर्स्ड हिम टू कन्वर्ट टू शिया फेथ एंड रिकैप्चर्ड कांधार एंड काबुल विद हिज हेल्प इन 1545 सी। 1555 में जब उसको पता लगता है कि सूर्य एम्पायर का ब्रेकअप हो रहा है ना इसके टाइम पर, इस्लाम शाह के टाइम पर, तो क्या करेगा? हुमायूं डिफीटेड द अफगान्स एंड रिकवर्ड द मुगल थ्रोन। अब वापस आने वाला है किसकी मदद से? किसकी मदद से? सफाविद रूलर्स की मदद से, ईरान में पर्शियन रूलर्स की मदद से। और इसलिए उनकी रिस्पेक्ट और उनके साथ डेलीगेशंस, उनके साथ एम्बेसीज को एक्सचेंज करना, ये अकबर भी करता था। ईरान के अंदर कौन सा रिलीजन था? नहीं, रिलीजन पूछ रहा हूं मैं। वैसे तो इस्लाम था, लेकिन इसके अलावा अरे तो रिलीजन कौन सा था? ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। तो याद है वो अकबर जो था वो अलग अलग रिलीजन्स के जो धर्मगुरु को जो बुलाता था, तो वो ईरान से भी बुलाता था सफाविद रूलर्स के सफाविद रूलर्स के कोड में अपनी एम्बेसीज भेजकर, अपने एम्बेसडर्स भेजकर एज फार एज इटली तक जाते थे उसकी रिक्वेस्ट। याद है वेटिकन सिटी? जब पोर्चुगीज यहां पर थे तब वो उनको भी बुलाता था, और वो लोग क्या सोचते थे, हम इसको क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट करवा देंगे क्योंकि ये तो पागल है। पढ़ा था ना श्री हमने ये। लेकिन अकबर को बहलाना फुसलाना इतना आसान नहीं था। तो ही डाइड इन 1553 सी। इस्लाम शाह की बात हो रही है। अफगान एम्पायर वाज सब्सटेंशियली वीकेंड। सुर डोमेन्स वर पार्टीशन अमंग द रिलेटिव्स ऑफ शेरशाह। पंजाब, आगरा, बिहार, दिल्ली, ईस्टर्न रीजन पूरे का पूरा जो बंगाल साइड था वो तितर बितर होकर उसका बंटवारा हो गया। अब इनमें ये यूनिटी नहीं थी जो कि मुगल एम्पायर की, मैंने आपको बताया ना, वो लोग क्या चाहते थे, सारे के सारे नोबल सब लोग, कि छत्र छाया तो मुगल एम्पायर की रहनी चाहिए, बैनर मुगल एम्पायर का रहना चाहिए। अफगान में शुरू से आपको एक चीज देखने को मिलती है ना, पावर की भूख, सत्ता की भूख, यही हमेशा इनके लिए इनके विनाश का कारण बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल पंजाब वॉज टेकन बाय सिकंदर सुर हु वॉज लेटर डिफीटेड बाय हुमायूं। यानी कि हम जो यहां पर बात पढ़ रहे थे कि हुमायूं वापस आए यहां पर, ही रिकवर्ड द मुगल थ्रोन, तो वो किससे लड़ा था? सिकंदर सुर से। हुमायूं दस ग्रेजुअली कैप्चर्ड हिज लॉस्ट किंगडम। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं ये वाली बात, इतिहास के पन्नों में ऐसा आपको सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा कि एक एम्पायर ध्वस्त हो गया और दोबारा वो गद्दी पर आ गया। आपको कभी देखने को मिला है कि मौर्यन एम्पायर बर्बाद हो गया, बींग चक्रवर्ती एम्पायर, और दोबारा आ गया? गुप्ता एम्पायर बर्बाद हो गया, दोबारा आ गया, इंटररेग्नम के बाद, एक गैप के बाद। कभी देखा आपने? फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक 13 चैप्टर पर हो आप अभी इस बुक में। एक गैप के बाद, एक इंटररेग्नम पीरियड के बाद, एक इंटरलूड पीरियड के बाद दोबारा कोई एम्पायर आया सत्ता में? और अब देखो टाइमलाइन, जब दोबारा आएगा तो कब से कब तक रहेगा? 1857। ओके,
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।